हाँ बोलिए। साथियों, 6 बजने लगा है और मैं समझता हूँ कि जब मैं हाजिर हूँ तो आप साथीगण भी ज़रूर हाजिर होंगे। तो मेरी बात आपको सुनाई पड़ रही है या नहीं, आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में इसे लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब कि मेरी बात आपको सुनाई पड़ रही है। तो साथियों, आज का विषय है न्यायालय और विधायिका के परिप्रेक्ष्य में SC ST OBC का आरक्षण। तो सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं बिहार के बक्सर जिला से बोल रहा हूं, गणपति मंडल। मैं सबसे पहले भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संचालक माननीय SG माचनवार साहब और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोरोना से जूझ रहे और चौखट के अंदर बंद पूरे भारत, जब पूरा भारत दरवाजे के अंदर बंद है तो उन्होंने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको सलाम करता हूँ, लाखों और करोड़ों की संख्या में जो हम भाई बहन, बच्चे बच्चियाँ आज कोरोना से जूझ रहे हैं, जीवन और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हजारों मील पैदल चल रहे हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो मैं उन्हें भी सलाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं कि इस संघर्ष में जो हमारे मजदूर भाई बहन किन्हीं कारणों से अपना जान गंवा चुके हैं, तो मैं उन्हें भी नमन करता हूं। साथियों, जब मैं विषय पर आता हूं तो पहले मैं आप तमाम लोगों को जो पूरे भारत के प्रायः अधिक से अधिक प्रांतों से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आरक्षण क्या है। मेरी समझ से जब कोई कहीं जगह कम होती है और पाने के लिए अधिक होड़ लगती है जगह से, तो वहाँ पर आरक्षण आता है। आरक्षण क्या है? आरक्षण किस लिए आता है? प्रतिनिधित्व के लिए। तो ये टर्म है, बेहतर टर्म है, प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण, यानी रिजर्वेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन। इसको समझना चाहिए। रिजर्वेशन का अलग से अपना कोई खास महत्व, रिजर्वेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन, जहां प्रतिनिधित्व आपका जरूरी है और वहां पर आपका प्रतिनिधित्व किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है, तो रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वहाँ आपका प्रतिनिधित्व प्रारंभ हो जाए। साथियों, ऐसे मौके पर मैं अपने उन महापुरुषों को, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, पेरियार, रामास्वामी नारायणा गुरु, गाडगे साहब,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, पंडित रामानंद तिवारी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इत्यादि सैकड़ों की संख्या में जो महापुरुष संघर्ष किए और जिनके संघर्ष की बदौलत आज पूरे भारत में हम और हमारे तरह करोड़ों लोग इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं, तो उन्हें मैं नमन करता हूं। अब मैं आरक्षण पर आ रहा हूं और उसके पहले आपको बताना चाहता हूं, शायद आप इस किताब को देख रहे होंगे। ये किताब है इंडियन पेनल कोड और इस पर लिखा हुआ है 1860, इंडियन पेनल कोड 1860। जो कोई लायर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो ये किताब है और ये 1860 में इसे यह लागू हुआ था। 1833 में भारत में पहला विधि आयोग बना था और लॉर्ड मैकाले उसके सदस्य थे, विधि विशेषज्ञ थे। और लॉर्ड मैकाले को आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। जिस तरह से हमारे बाबा साहब को भारतीय संविधान के ड्राफ्ट की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उसी तरह यह जिम्मेवारी लॉर्ड मैकाले और उनकी टीम को दी गई थी कि आप भारत के लिए एक इस तरह का दंडात्मक कानून बनाइए, ड्राफ्टिंग कीजिए जो सबके लिए हितकर हो। लॉर्ड मैकाले पूरे भारत की सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक संरचना का और तमाम लोगों से मिलजुल करके तथ्य इकट्ठा किए और ऐसा करने में उन्हें 33 से 37 तक समय लगा और एक ड्राफ्ट तैयार की। फिर इसकी समीक्षा की गई, बहुत स्तर पर इसकी समीक्षा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराया और 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह बिल पास होने के लिए, कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया। 1856 याद रखिएगा। लेकिन 1857 में गदर हो गया, सिपाही विद्रोह हो गया, या कहिए कि स्वतंत्रता का पहला आंदोलन हुआ, कुछ लोग कहते हैं। तो इसकी वजह से इस बिल को पास होकर कानून का रूप धारण करने में 4 बरस समय लग गया और जब गदर समाप्त हुआ तब जाकर के 1860 में ये कानून का रूप लिया। इसके बारे में मैंने इतनी चर्चा किया, इसका कारण है, इसके पहले अगर आपसे पूछा जाए, किसी भी भारत के लोगों से पूछा जाए कि इस भारत देश में कौन सा कानून था जो सबके लिए हितकर था, मैं समझता हूं कि कोई भी इसका जवाब यही देगा कि इसके पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जो सबके लिए हितकर हो, क्योंकि उस वक्त यह देश मनुस्मृति से चल रहा था। और मनुस्मृति आप पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए अपने घर में, उसको भी सब किसी को रखना चाहिए। अगर उसमें पढ़िएगा तो उसमें वर्ण आधारित, वर्ण के आधार पर दंड की व्यवस्था की गई थी। यानी एक ही तरह के अपराध के लिए
कई तरह की सजा का प्रावधान था वर्ण के आधार पर। जब अंग्रेजों ने समझा, देखा, लॉर्ड मैकाले ने इसको देखा, तो उनको ये नागवार लगा, और उन लोगों को जब नागवार लगा तो ये आईपीसी का ड्राफ्टिंग हुई, और आईपीसी की ड्राफ्टिंग हुई, और 56 में जब कानून बनाने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में दाखिल किया गया तो 4 बरस इसमें विलम्ब हो गया। और विलम्ब हो गया तो यहाँ पर एक विषय पर आपको चिंतन करना होगा कि अगर अंग्रेज हार गए होते तो ये आईपीसी कानून का रूप धारण नहीं करता, क्योंकि जो मनुस्मृति से देश चलाने वाले लोग थे वो कभी भी इस आईपीसी को कबूल नहीं करते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उसके बाद जब बाबा साहब को जिन्हें कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी यह आप तमाम लोग जानते हैं, जब उनको मौका मिला भारत का संविधान बनाने का तो 100-150 बरस के संघर्षों का परिणाम वो भारत का संविधान आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। और जब प्रस्तुत किया तो उस संविधान को दुनिया के लोगों ने सराहा। लेकिन संविधान सभा में बाबा साहब ने एक चीज़ कहा था अपने अध्यक्षीय भाषण में, लास्ट में, जब वो सबकी बहस को सुनकर, सबके तर्क को सुन कर के जवाब देने के लिए खड़ा हुए तो उन्होंने एक शब्द कहा था, कोई भी विधान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा विधान भी अगर लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वो बुरा साबित होगा, और बुरा विधान भी अगर लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो बुरा विधान भी अच्छा साबित होगा। बाबा साहब ने ऐसा कह करके आपको और भारत के लोगों को चिताया था कि हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है। संविधान तो आपके सामने है जिसमें राजनैतिक बराबरी तो सबको मिली है, एक व्यक्ति को एक वोट की एक कीमत, रानी हो या मेहतरानी हो, राजा हो या रंक हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। यानी राजनीति में बराबरी मिल गई। लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी यदि इसी तरह बरकरार रही तो एक दिन जिनके लिए संविधान का निर्माण हम तमाम लोगों ने मिल करके संविधान सभा के लोग निर्मित किए हैं, इस संविधान को लोग तहस नहस कर देंगे। बाबा साहब ने ये 2 बातें संविधान सभा में अंतिम अपने अध्यक्ष भाषण में कही थी। वैसे तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन ये 2 बातों जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज ने फूले और माता सावित्रीबाई फूले वगैरह से प्रेरणा लेकर के जब वो राजा बने तो अपने अल्पावधि में ही उन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन उसमें एक काम सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ, आरक्षण का जो आज का विषय है, तो 1902 में महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर स्टेट के महाराजा थे, उन्होंने अपने राज्य में 50% शूद्रों को आरक्षण का अधिकार दिया था, आरक्षित किया था। पहली दफ़े आरक्षण के जनक हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज को कहते हैं। अब साथियों, विषय पर हम आते हैं कि जब संविधान बना तो संविधान बनने के बाद न्यायालय की नज़र में और विधायिका के नज़र में SC ST OBC का आरक्षण किस प्रकार प्रभावित होता है, इस पर मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो संविधान में
3 आर्टिकल की चर्चा यहाँ पर मैं करूँगा। एक 340, दूसरा 15 और 16 का। तो संविधान का पहला संशोधन ही हुआ था जब संविधान 1950 में लागू हुआ, तो संविधान का पहला संशोधन हुआ 1951 में, वो भी आरक्षण को लेकर। संविधान में यह पहला संशोधन क्यों करना पड़ा? तो 1927 का मद्रास प्रेसिडेंसी का एक केस था। मद्रास प्रेसिडेंसी ने एक जियो निकाल करके अपने राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया था। कब? 1927 में, याद रखिएगा। जब संविधान बन गया, भारत आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, तो एक श्रीमती चंपाकम दौराई राजन महिला थी, उसने केस किया कि जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी बात मान ली और मद्रास प्रेसिडेंसी के उस जियो 27 में जो जियो था, गवर्नमेंट आदेश था, उसको निरस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 1951 में उस जियो को गवर्नमेंट का आदेश को निरस्त कर दिया। तो उस वक्त आंदोलन चल रहा था रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार साहब का, दक्षिण भारत में, मद्रास में। और दक्षिण भारत में वो आंदोलन बहुत जोरदार आंदोलन था आरक्षण के पक्ष में। सरकार ने खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब से राय करके आंदोलन को दबाने के ख्याल से झट संसद से ये संशोधन किया। चंपाकम दौराई राजन का जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो गया था, तो उसके प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिए संविधान का यह पहला संशोधन किया गया, जो आर्टिकल 15 में 4 करके जोड़ा गया और 16 में 4 करके जोड़ा गया। इसके माध्यम से क्या कहा गया? इसमें राज्य को पावर दिया गया, राज्य को शक्ति दी गई कि राज्य अपने राज्य क्षेत्र में आरक्षण, एससी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का नियम बना सकता है और आरक्षण दे सकता है। ये आर्टिकल 15(4) ने कहा। 15(4) आर्टिकल क्या है? राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया। यही संशोधन हुआ 15(4) में। और इसको अंग्रेजी में कहिए, According to Article 15(4), nothing in Article 15 or in Article 29(2), a state shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class age of citizens or for the SC and ST। क्या कहा कि SC, ST और OBC के लिए राज्य
कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए राज्य को छूट दिया गया। जब छूट दिया गया तो उसके बाद 52 में, ये तो हुआ 15/4 का, ये चंपाकम दौराई राजन का मामला 51 का है। 51 में संविधान में संशोधन कर दिया गया, पहला संशोधन, और पहला संशोधन किया गया तब ये उसके बाद का मामला आता है देवदासन का मामला। जब ये 15/4 और 16/4 में संशोधन हो गया तो एक मामला आता है देवदासन का मामला। ये फेमस हुआ देवदासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट, पेज 149। ये सारी बात मैं प्रमाण के साथ इसलिए बोलता हूँ कि आप कहीं भी खोजिएगा, किसी वकील के यहाँ खोजिएगा तो ये सब मिल जाएगा आपको, इसका डिटेल रेफरेंस मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अब देवदासन के मामले में क्या हुआ? देवदासन के मामले में वो ये हुआ कि जो मामला ये 1964 का केस है, ये केस हुआ और इसमें कहा गया एक कैरी फॉरवर्ड राज्य सरकार ने नियम बनाया और कहा कि अगर किसी वर्ष में रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रह जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके, उसको पकड़ने के लिए कैरी फॉरवर्ड करके और उसको अगले बरस में पूरा किया जाएगा। और इस तरह से राज्य सरकार ने नियम बनाया तो 2 बरस तक कैरी फॉरवर्ड की व्यवस्था किया। कैरी फॉरवर्ड केवल अपने मन से नहीं किया, तो खैर इसमें 68% तक आरक्षण हो जाता था। जब 68% आरक्षण हो जाता था, यानी विधायिका ने जब ये नियम बनाया तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट को जाना लाजमी था। देवदासन का ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सर्विस करते थे, तो ये चले गए, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि एक तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खास वर्ग का एकाधिकार हो जाए और दूसरी तरफ योग्य लोग वंचित रह जाए। योग्य होते हुए भी कोई समुदाय वंचित रह जाए और कोई किसी का दूसरी तरफ किसी का एकाधिकार हो जाए। यह बात कहते हुए इस देवदासन के मामले को, जो सरकार कैरी फॉरवर्ड का नियम बना करके और लागू करने की बात किया था कि पिछले बरस के खाली हुए लोग अगले बरस नौकरी पा जाएंगे, व्यवस्थित एक और सूत्र निकला था। जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो उस वक्त सूत्र था कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। तो जब अवेलेबल नहीं होते थे तो वो खाली सीटें रह जाती थी, और खाली सीटें रह जाती थी तो बहुत नुकसान होता था। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहा जा सकता है कि खाली रह जाने का कुछ कारण भी होता था कि वो पक्षपात की भावना ख़त्म थोड़े हो जाती है, तो पक्षपात होने से भी सीटें खाली रह जाती थी। खैर, तो जब ये हुआ, इसको निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको भी निरस्त कर दिया, एक और मामला आया AIR 19। हम ये दिखाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे आरक्षण पर कोर्ट का क्या व्यू रहा और न्यायालय का
क्या व्यू है और फिर विधायिका का, इसी को समझना है। अब तीसरा मामला आता है अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ, इसके बीच में एक और मामला आया था, बालाजी का मामला। बालाजी का मामला आया 63 में बालाजी का मामला आया। जब ही आरक्षण लागू हुआ, ये मंडल आयोग, पहला फैसला था मंडल आयोग, मंडल नहीं, ये काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग 52 में गठित हो गया। जब काका कालेलकर आयोग 52 में गठित हो गया, 340 आर्टिकल 340 के अंतर्गत, 340 जो शुरू में मैंने कहा था वो क्या था, चूँकि पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, तो पूना पैक्ट जो हुआ था उससे SC ST समाज के लोगों को संविधान बनते ही आरक्षण आबादी के अनुपात में मिल गया था। लेकिन चूँकि OBC चिन्हित नहीं हुए थे कि OBC में कौन कौन सी जातियां आती हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए संविधान बनाते वक्त उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने OBC को आरक्षण उस वक्त नहीं दिया। अरे भाई, जब साइमन कमीशन 1927 में आया था, यही तो जांच करने के लिए आया था कि भारत की सामाजिक स्थिति क्या है, ताकि उसमें सुधार के लिए 1935 का जो इंडिया एक्ट तैयार किया जाएगा, उसमें उन सब बातों को रखा जाएगा। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन आया, और जब साइमन कमीशन आया, कमीशन का भी विरोध किया और कहा कि साइमन कमीशन गो बैक। कांग्रेस ने भी विरोध किया, तो कांग्रेस के साथ OBC के लोगों ने भी इसका विरोध किया, OBC साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का विरोध किया तो साइमन के सामने जिन लोगों ने कहा कि भारत में हमारे साथ विभेद होता है, हमें तालाब का पानी भी पीने के लिए नहीं मैसर होता जिस तालाब में कुत्ते और जानवर स्नान करते हैं, तो उनको नोट किया साइमन ने। लेकिन OBC के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे साथ इस देश में कोई विभेद नहीं होता, इसलिए उनकी कोई सूची नहीं बनी। जिन लोगों ने कहा कि हमें गांव के दक्षिण तरफ ही बसने का अधिकार है, गांव के बीच में बसने का अधिकार नहीं है, तो उन लोगों की सूची बनी। ये लोग अनुसूचित जाति में गिने गए, और दूसरा जो जंगल में रहते थे, जंगल में रहने के लिए बाध्य किए गए थे, वो उनकी सूची बनी। तो इसको बाबा साहब ने लिखा, जंगल में रहने वाले लोगों को आदिवासी ST, और इनको SC कहा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो इनकी सूची बन गई, OBC की सूची नहीं बनी। लेकिन बाबा साहब दुनिया के महान विद्वान, समाज दृष्टा, वो कैसे OBC को छोड़ते। उन्होंने संविधान का आर्टिकल 340 निर्मित किया, जिस पर बहस हुई और सब लोगों ने सहमति दिया, पास हुआ। 340 में बाबा साहब ने कहा कि जो कोई भारत की सरकार बनेगी, वो भारत की सरकार OBC की पहचान के लिए, OBC के कल्याण के लिए एक कमीशन का गठन करेगी, और कमीशन जो रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट को सरकार लागू करेगी। ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा। संविधान में कब लिखा? संविधान सभा में जब संविधान बनाया जा रहा था, जो 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू। लेकिन
ओबीसी के लिए पहला आयोग बना 1953 में, 52 में गठित हुआ और 53 में, और काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ज्यों ही वो ये हुआ, रिपोर्ट उन्होंने दाखिल किया, तो 63 में एक केस बालाजी का हुआ। बालाजी का मामला आया 63 में सामने आया। अब बालाजी के मामले में ये आया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैसूर का मामला था। मैसूर राज्य में सरकार ने एक नियम बनाया मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन को लेकर के था, और उसमें नामांकन के लिए आरक्षण था। तो नामांकन के लिए आरक्षण था, तो उसमें ये कहा गया, बालाजी ने कहा 68% असल में आरक्षण था का हो जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी हालत में 50% से आरक्षण अधिक नहीं हुआ। यही बालाजी के मामले में कहा गया था, जो मैसूर का मामला था। कहा कि 68% बहुत अधिक हो जाता है, तो 68% नहीं, इसको 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद ये अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया, जिसकी बात मैं कह रहा था। तो और उसके मामले की मैंने चर्चा कर दिया है। तो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 1981 का है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाजी और देवदासन दोनों में दिए गए निर्णय को अलग थलग करते हुए इसमें कहा कि देखिए, कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है वो 2 से 3 बरस तक उसने बढ़ा दिया, 2 से 3 बरस तक बढ़ा दिया गया, और आरक्षण का प्रतिशत अधिक से अधिक 65% तक हो सकता है। इसके न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर। उन्होंने कहा परसेंटेज के नियम को गणित और आंकड़ों के ख्याल से हमेशा नहीं देखा जाना चाहिए। यह कभी थोड़ा कम और कभी थोड़ा अधिक भी हो सकता है। तो इसका मुख्य बिंदु है कि न बालाजी के मामले को माना और न देवदासन के, यानी 50% को रिजेक्ट एक तरह से कर दिया। तब तो देवदास अखिल भारतीय ये जो मामला था, इसका अब सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया, इसमें अलाउ कर दिया। अब आता है मंडल आयोग। तो मंडल आयोग कब गठित हुआ? 1 जनवरी 1979 को इसका, 31 दिसंबर 80 को मंडल का रिपोर्ट दाखिल कर दिया, लेकिन रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद भी मंडल कमीशन को दबाए रखा गया, लागू नहीं किया गया। उधर काका कालेलकर आयोग को भी लागू नहीं किया गया, 63 में मामला आ गया, और फिर इधर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी दबा दिया गया, लागू नहीं किया गया। लेकिन जब माननीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, तो बीपी सिंह के सामने ये प्रश्न आया कि जब चुनाव घोषणा पत्र में
यह कहा गया है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, तो बीपी सिंह ने इस मंडल कमीशन की 40 अनुशंसाओं में एक अनुशंसा को लागू किया, नौकरी संबंधी जो अनुशंसा थी। सामान्य नौकरियों में केंद्र की सामान्य नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा 27%। ओबीसी की आबादी है 52%, 27% लागू किया जाएगा। काका कालेलकर आयोग कोर्ट को दबाए रखा गया, और जब मोरारजी देसाई की पार्टी ने चुनाव के पूर्व कहा था कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और जब सरकार बन गई तो उन्होंने लागू नहीं किया। क्या किया? टालने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट, मंडल आयोग को गठित किया था, लेकिन मंडल जी ने मेहनत करके तुरंत रिपोर्ट दाखिल कर दिया था। तब तक सरकार बदल गई थी, और सरकार इसे भी, जैसा कि मैंने कहा कि इसे भी दबाए रखा गया। लेकिन जब बीपी सिंह ने, मैं क्या बताऊं, बीपी सिंह ने लागू किया तो आप लगा कि धरती फट गई, आकाश फट गया, धरती हिलने लगी, आकाश फट गया, बादल उमड़ने घुमड़ने लगा, और चारों तरफ आफरा तफरी हाय तौबा मचने लगा जब बीपी सिंह जी लागू किए। इस मौके पर मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त देश में नारा लगा था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। वाह, कितना बढ़िया नारा था, आदरणीय बीपी जी के लिए लगा था। लेकिन ज्यों ही पिछड़ों के लिए, जिन्हें हजारों वर्षों से पछाड़ करके रखा गया, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए मंडल आयोग जो गठित किया गया था, और मंडल आयोग की जो अनुशंसा थी, उन अनुशंसाओं में केवल एक अनुशंसा को अभी आदरणीय बीपी सिंह से, माननीय बीपी सिंह जी ने जब लागू किया तो हाय तौबा मचा। तो क्या नारा लगाया? जिन लोगों ने नारा लगाया था राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, उन्हीं लोगों ने नारा लगाया सड़कों पर कि राजा नहीं रंक है, भारत का कलंक है। मैं नहीं कहता, अखबार उठा करके देख लीजिए, उस वक्त का समाचार सुन लीजिए, भारत उमड़ घुमड़ रहा था उस वक्त। मुझे शब्द नहीं आ रहे कि मैं उस क्या कहूँ बोलूँ। तो साथियों, बीपी सिंह का मामला मंडल आयोग का लागू हुआ, 27 कितना लागू हुआ 27%। मंडल जी ने क्या कहा था? लागू तो होना चाहिए 52%, ओबीसी के लिए 52%, लेकिन चूंकि न्यायालय के कई निर्णय आ गए हैं कि 50 से अधिक का आरक्षण नहीं होगा। पहला निर्णय बालाजी का मामला था, उसके बाद ये और निर्णय जो मैंने चर्चा किया, उस सबसे ये ज्ञात हुआ कि 50 से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मंडल जी ने कहा कि SC ST के लिए 22.5% पहले से आरक्षण है, आबादी के अनुपात में उनको आरक्षण मिला हुआ है 22.5%। तो 52 वाले को कम से कम 27% तो तत्काल दे देना चाहिए, लेकिन उन्हें 52% आरक्षण मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ये कहा। माननीय बीपी सिंह ने 27% आरक्षण किया। अब इस क्रोनोलॉजी को जो चंपाकम श्रीमती चंपाकम दौराई राजन के बाद से ही जो मैं अभी क्रोनोलॉजी क्रमानुसार मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ कि आपके साथ कौन किस तरह का सलूक किया, कैसा व्यवहार किया, यह आपको देखना है, परखना है। तो यह आप देखेंगे, परखेंगे। मंडल और ये कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे, इनको आपको पहचानना होगा। यहाँ पर एक चीज, मंडल कमीशन जब लागू हो गया
तो एक चीज़ हुआ कि उसके खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक 31 याचिकाएं दाखिल की गई। एक दाखिल की गई कि अभी तत्काल स्थगित कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने उसके सामने ये बहस किया गया, क्योंकि भारत जल रहा है, भारत के जो लागू हो जाने की वजह से, इसलिए तत्काल इसे स्थगित कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया। फिर तारीख पर तारीख पढ़ने लगा, और 92 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला किया। इसके बीच में एक बात होती है, जब बीपी सिंह की सरकार बदल गई, बीपी सिंह की सरकार रहते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन जब वो सरकार बदल गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बदली हुई सरकार से पूछा, भाई बताइए, ये जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट में सरकार का 13 अगस्त 90 का जो नोटिफिकेशन है, जो ज्ञापन है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके सरकार की क्या बात है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से। सरकार ने कहा कि इसे आर्थिक आधार पर लागू करना चाहिए और 10% लोगों को भी आरक्षण चाहिए। ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 25 सितंबर 91 को नया ज्ञापन सौंपा। तो 92 फैसला हुआ। वो फैसला बहुत गंभीरता से उस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 1992 सुप्रीम कोर्ट, पेज 217 3SCC, इसमें आप इसको खोज सकते हैं। केस प्रसिद्ध हुआ इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसको सुनवाई किया। 6 जजों का समर्थन था, फैसला दिए, सर्वसम्मत से ये फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो श्रीमती चंपा कमदौराई राजन के मामले को प्रभावहीन करने के लिए संविधान में संसद ने जो पहला संशोधन किया था 15(4) और 16(4) का, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि 15(4) और 16(4) का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाकर समता के धरातल का निर्माण करना है तथा असंतुलित समाज व्यवस्था में संतुलन कायम करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मामूली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि चंपा कमदौराई राजन के मामले को लेकर जो संविधान में पहला संशोधन हुआ 15(4) और 16(4), इसका मुख्य उद्देश्य यही था। मंडल आयोग ने अपने फैसला में आगे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरे शब्दों में कि इनका लक्ष्य ऐतिहासिक विभेद हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है। बहुत बड़ी बात है। मंडल कमीशन पर जो जजमेंट के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंचों की जज ने सर्वसम्मत से फैसला दिया कि ऐतिहासिक विभेद हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो समाज में हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन व्याप्त है, चला आ रहा है। हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, बहुत पुराने समय से जो ये विभेद चला आ रहा है, इसको दूर करना है कहा। इसको दूर करने के लिए चंपा कमदौराई राजन के मामले को संशोधन पहला गया था संविधान में, आर्टिकल
15 में 4 और 16 में 4 जोड़ा गया था। ऐतिहासिक विभेद, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्थान की सारी व्यवस्थाएं असमानता के हैं। इसका उद्देश्य का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर में रह करके 15/4 और 16/4 को संविधान में जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन में। मामूली बात नहीं है। ग्रेटेस्ट गुड, इसका मतलब कि पहले से लंबे समय से ये सब लोगों की भलाई के लिए कोई कानून इस देश में नहीं था। संविधान बनने के बाद भी प्रयास किया गया कि सबके हित का कानून न बने, और इसलिए प्रथम संविधान संशोधन हुआ। और प्रथम संविधान संशोधन के बाद मंडल आयोग के मामले में लेकर के मंडल आयोग ने जो अपने जजमेंट में कहा है, उसको हम सब किसी को, भारत के नागरिकों को, भारत के निवासियों को समझने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी जात के हों, जमात के हों, वर्ण के हों, ऊंच हो या नीच हो, पिछड़ा हो या सवर्ण हो, सबको समझने की ज़रूरत है कि भारत कैसे खुशहाल होगा। के जजमेंट के पीछे ये उसकी सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? कोर्ट ने यह भी कहा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने लागू नहीं किया जा सकता। साफ कहा, जो आर्थिक चिल्लाते हैं, आर्थिक पर बहुत जोर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच में सर्वसम्मत से यह फैसला लिया गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने में आर्थिक मापदंड लागू नहीं किया जा सकता। यह सभी पृथक घटक हैं, माने सामाजिक एक अलग घटक है, आर्थिक एक अलग घटक है, शैक्षणिक एक अलग घटक है, सभी अलग अलग घटक हैं। जरूरी नहीं है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हो। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह जरूरी नहीं है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है वह आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हो। और उदाहरण आपके सामने है, जब बाबू जगजीवन राम, जिनको कहा जाता है कि उनके पास अपार पैसा है, लेकिन भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक रह चुके हैं, किसी न किसी कैबिनेट, हमेशा कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और संपूर्णानंद जी का जब मूर्ति का अनावरण करते हैं तो उस मूर्ति को गंगा जल और दूध से धोया जाता है। क्यों? आर्थिक रूप से तो उनकी संपन्नता आकाश में थी, लेकिन चूंकि सामाजिक रूप से वो पिछड़े थे, जो है उसमें वो पिछड़े थे, नीच थे, अछूत, और इसलिए ऐसा किया गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया। यह आपने देखा साथियों। और है मद्रास में और बहुत केसेज पर एक के बाद आरक्षण के विरोध में केस होते गए। तब महाराष्ट्र सरकार ने एक संविधान संशोधन किया जो 76वां संशोधन के नाम से प्रचलित है। 1994 में 76वां संशोधन के नाम से ये प्रचलित है। तो इसमें कहा कि हमारे तमिलनाडु सूचित जाति जन शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों तथा
सेवाओं में आरक्षण अधिनियम ये कानून बनाया और कानून बना करके ये कहा कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। क्या कहा? संसद ने इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए संशोधन के माध्यम से आदेश कर दिया। 9वीं अनुसूची क्या है? उसमें जब कोई नियम डाल दिया जाता है तो उसमें किसी को भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। अब यह नहीं कि एक बार जब नियम बना करके डाल दिया गया तो अब कोई छेड़छाड़ करता रहेगा, कभी 50 ना हो, कभी 40 ना हो, कभी 23 ना। अरे तो इसलिए उन्होंने तमिलनाडु की जनता ने, तमिलनाडु के लोगों ने संघर्ष करके और संघर्ष की बदौलत संसद में कानून संशोधन करवा दिया और संशोधन करवा करके 9वीं अनुसूची में इसको डलवा दिया गया। साथ ही ये इम्पोर्टेंट बात है, एक के बाद एक मैं आपको आरक्षण के संबंध में शुरू से ये क्रोनोलॉजी मैं आपको बताने का लॉर्ड मैकाले से लेकर के अभी तक कोशिश कर रहा हूँ। 77वां संशोधन पदोन्नति के संबंध में जब इतना किया गया तो सरकार को ये फील हुआ कि भाई आरक्षण नहीं हो रहा है, तो कोटा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो कोटा तो फुलफिल होना चाहिए ना, कोटा फुलफिल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। एक के बाद एक अड़ंगे डाले जा रहे हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, फिर जब कैंडिडेट्स अवेलेबल होने लगे तब कहा जाने लगा कैंडिडेट्स आर अवेलेबल बट दे आर नॉट सूटेबल। इस क्रोनोलॉजी को आपको गंभीरता से समझना होगा, इसकी गहराई में जा करके इसको समझना होगा। इस देश के दलित, पिछड़े, अकलियत समाज के और सवर्ण समाज के न्याय पसंद लोगों को भी इसको समझना होगा, आखिर हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी क्यों नहीं। साथियों, तो उनका कहा गया एक केस हुआ यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बिरपाल सिंह चौहान। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बिरपाल सिंह चौहान 1995 6 SCC 684 ये मामला हुआ। इसमें कहा गया कि सरकार ने, मद्रास की सरकार ने जाति आधारित आरक्षण दिया, प्रमोशन दिया पदोन्नति के लिए, तो इसमें कोर्ट में केस हो गया कि जात के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जा सकती, और कोर्ट ने इस आधार को मान लिया कि 16(4) में जाति के आधार पर पदोन्नति नियम बनाने का, पदोन्नति देने का अधिकार नहीं है। और तब 77वां संशोधन हुआ। 77वां संशोधन क्या है, इसको आपको समझना होगा, दोनों की खेल को समझना होगा। हमारे समझ में, हमारे आरक्षण के संबंध में न्यायालय का दृष्टिकोण होता है और फिर विधायिका का क्या दृष्टिकोण होता है। अनुच्छेद 16 में 77वां संशोधन 1995 में हुआ। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4 को जोड़कर यह व्यवस्था दी गई कि जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो वह ऐसे लोगों की सेवाओं में पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। देखिए, इसमें दो शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य को जब ऐसा महसूस हो, राज्य को ऐसा जब पता चले कि जिस वर्ग में वो पदोन्नति देना चाहती है सरकार, जिस पद के लिए, उस पद में पहले से एडिक्वेट, समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब एडिक्वेट प्रतिनिधित्व नहीं है, समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब इसका मतलब क्या हुआ,
सरकार जो पदोन्नति अपने राज्य क्षेत्र में जिस विभाग में पदोन्नति देना चाहती है SC ST OBC के लोगों को, तो उनको पहले सर्वे करा लेना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि हमारे यहाँ फला पद पर SC ST OBC का प्रतिनिधित्व समुचित नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं हुआ है इसलिए हम पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति करते हैं। लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं करती। हमको नहीं लगता है इधर उत्तर भारत की सरकारें नहीं करती, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है, आपको कहा गया है कि आप अपना जांच करा लीजिए कि आपका एडिक्वेट प्रतिनिधित्व है कि नहीं, समुचित रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप प्रमोशन दीजिए अपने राज्य क्षेत्र में, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं और फिर दे देते हैं प्रमोशन। तो इसके लिए 77वां संशोधन 1995 राज्य को अधिकार दिया कि आप अपना करके आप पदोन्नति देने के लिए आपको छूट दी गई। यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो संविधान का 16 है उसमें 4A हो गया, 4A हो गया, उस पर जोड़ा गया। ये बिरपाल सिंह चौहान की केस की वजह से, जो मद्रास में केस हुआ था उसकी वजह से हुआ। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा ध्यान रखता है। अब AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 2133 एक केस हुआ सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बनाम कुलदीप सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अनुसूचित जाति की कमी की वजह से, कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से सीट खाली रहती है तो उस सीट पर अनुसूचित जाति से भर दिया जाए। माने ST का कोटा है तो नहीं मिलने पर SC से वो सीट फुलफिल किया जा सकता है। यह उचित निर्णय है और यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का उचित निर्णय है। यह हित में है SC ST OBC समाज के आरक्षण के संबंध में। सर, अब एक संशोधन है 2000 में हुआ, 81वां संशोधन। यह 81वां संशोधन इसको कहा जाता है जो 2000 में हुआ। यह इंदिरा साहनी का जो जजमेंट हुआ था मंडल कमीशन पर, 9 जजों की बेंच ने जो किया था, उसमें उठे सवाल को लेकर के यह संशोधन किया गया। उसमें सवाल क्या था? इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से अधिक किसी भी दशा में आरक्षण अधिक नहीं हो सकता। 50% से अधिक पर एकदम मनाही कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तब ये संशोधन लाया गया कि इस संशोधन के द्वारा SC ST तथा पिछड़े वर्ग SC ST OBC के लिए सरकारी सेवाओं में 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से 81वां संशोधन जो 2000 में हुआ तो 50% की जो बालाजी के मामले से ये शुरू से चला आ रहा है, इसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि इस संशोधन के अनुसार अब 1 वर्ष में न भरी जाने वाली शेष रिक्तियों को एक पृथक वर्ग मान लिया जाए और वह जब तक भर नहीं दिया जाता है तब तक वो वर्ग कायम रहेगा, चाहे आरक्षण कितना भी की सीमा 50 से अधिक ही क्यों न हो जाती हो। बड़ा इम्पोर्टेंट ये संशोधन है, आपको इसका अध्ययन रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। 81वां संशोधन 2000 जो कह दिया कि 50 से अधिक का जो सीमा लगाया था वो गलत था। 50 है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के केस के माध्यम से वो सीमा चला आ रहा था कि 50 से अधिक का नहीं होना चाहिए, तो ये 81वां संशोधन उस सीमा के बंधन को तोड़ दिया और कहा कि वाह, अगर पिछले साल आप कह दिए कि कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल और खाली सीट रह गई, या कैंडिडेट्स आर अवेलेबल बट दे आर नॉट सुटेबल और सीट खाली रह गई, तो फिर खाली सीट को अगला साल भरने के लिए कहा कि उसको अब एक वर्ग मान लिया जाए और उस वर्ग को एक अलग से
उसको उस सीट को भरा जाएगा, 50 तो रहेगा ही, तुम्हारी बात भी रह गई, और 50 से अधिक किसी का भी हो सकती है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये संशोधन है। इस संशोधन को हमारे बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए और इन सब जितनी चीज़ों को समझना चाहिए और देश के लोगों को भी समझना चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ 82वां संशोधन, देखिए 82वां संशोधन क्या था? 335 अनुच्छेद 335 में एक परंतुक जोड़ा गया और परंतुक जोड़ करके कहा गया कि SC/ST के लोग जो समता के धरातल से बहुत नीचे लोग हैं, बहुत नीचे हैं, जिनको लंबे समय से प्रताड़ना झेलनी पड़ते आ रही है, जो झेलते आ रहे हैं लंबे समय से, तो उनको कहा गया कि परीक्षा में भी छूट देनी होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए भी उनको छूट दी गई हो देनी चाहिए। और इस संशोधन के माध्यम से संसद ने 5% जनरल की अपेक्षा कम नंबर लाने पर भी क्वालिफाई की लिस्ट में मान लिया जाएगा, समझा जाएगा कि ये क्वालिफाई कर गए। 5%, अगर मान लीजिए किसी का 50% है जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इनका 45 होगा, अगर 40 है तो इनका 35 होगा। ये 5% का इनको छूट दिया गया। ये है 82वां संशोधन जो 2000 में हुआ। तो हर फ्रंट पर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे सामने जनरली लॉयल रहा और विधायिका भी रही, लेकिन कभी कभी हमको दुखित भी किया। तो ऐसा हो सकता है। 85वां संशोधन 2001 में एक 85वां संशोधन हुआ जो 16 का जो 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 16(4) पहले से था, उसमें क में ही हुआ और अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि 50% की सीमा में उसमें एक आनुषंगिक वरिष्ठता के साथ कहा कि इस अनुच्छेद में जो 4A था 16(4)A, तो उसमें एक शब्द का हेरा फेरी किया इस संशोधन के माध्यम से। कहा कि इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा में पदों के वर्गों या किसी भी वर्ग की उन्नति के मामलों में आनुषंगिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण के लिए किसी प्रावधान को निर्मित करने से राज्य को कोई भी नहीं रोकेगा जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं या नौकरियों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते हैं। अगर प्रतिनिधित्व नहीं रखता है, जैसे अब इसमें कहा पदोन्नति में, कहा कि देखो भाई, ये कहा कि अगर पदोन्नति में भी आरक्षण, कहा कि उनको आरक्षण दो, आनुषंगिक वरिष्ठता का ख्याल रखा जाए, इफिशियंसी का वरिष्ठता, आनुषंगिक वरिष्ठता का ख्याल रखा जाएगा। तो इसको अब 2002 एक तिरानवेवां संशोधन एक ठो हुआ, संशोधन 2005 में 93 माने 93वां संशोधन हुआ 2005 में। ये क्या कहता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये कहता है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए ये संशोधन हुआ और कहा कि कहा कि 15(1) या अनुसूचित अनुच्छेद 19(1) की कोई बात राज्य को शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग के नागरिकों को या अनुसूचित जाति जनजाति की प्रगति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त में प्रवेश के संबंध में विधि बनाकर विशिष्ट उपबंध कर शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। तो उसके बाद से प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों की भरमार लग गई जब से वो अधिकार, शिक्षा का अधिकार मिला। और आप देखिए इतनी फीस हो गई है।
रहा है, तो बहुत भारी फीस हो गई है, तो उसमें एडमिशन के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और आप जानते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी का को एडमिशन लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, उनका कोई आरक्षण नहीं। ऐसे में माननीय अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने वहाँ भी रिजर्वेशन दिया। इसी संशोधन के माध्यम से, ये संशोधन से ये अधिकार आप ये क्रीमी लेयर की बात आई थी, तो क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट आया। नैयर सर्विस सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ केरला में, स्टेट ऑफ केरला का एक मामला आया नैयर सर्विस सोसाइटी का। उसी के मामले में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया और उनमें कहा गया ठीक है आरक्षण तो ठीक है, लेकिन आरक्षण ध्यान में रखा जाए क्रीमी लेयर सक्षम है, यानी के आधार करने का अधिकार रहेगा। 16(4) में ये जोड़ा गया और उसी के आधार पर है। और ये AIR 1907 सुप्रीम कोर्ट ला आया था। साथियों, आप इतना अभी निकला है पीजी मेडिकल सीट्स अलॉटमेंट का 2020 का पीजी मेडिकल सीट अलॉटमेंट। कुल कॉलेज 172 है देश में मेडिकल कॉलेज, कुल सीट है 7,981, जनरल कैटेगरी के हैं 6,226 और ओबीसी का 000। साथियों, अभी 3-4 दिन के अंदर का ये मामला है, ये पहले राउंड का ये रिजल्ट है। कुल कितने थे? 7,981 और उसमें जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व थे 6,226 और ओबीसी के लिए 000। आखिर ये सब क्या हो रहा? ये मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय को दूर करने के लिए ये आरक्षण की सुविधा समाज के लिए। स्थिति जब इस तरह से हमारे साथ विभेद हो रहा है तो फिर उस वक्त क्या होता होगा जिस वक्त बाबा साहब ने ये आरक्षण का प्रावधान बनाया होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, संक्षेप करूँगा, अब संक्षेप इस माने में करूँगा कि हमें और हमारे देश के तमाम लोगों को, चाहे किसी भी जात, समुदाय, वर्ण वगैरह के हैं, अब किसी भी जात नहीं है कि उस समाज में पढ़े लिखे और मिनिमम योग्यता रखने वालों की कमी है। तो हम सबको चाहिए, जो मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। उसी को बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और उसी को हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पिछले चुनाव के वक्त में कहा था, जाति आधारित जनगणना कराओ, ओबीसी की गिनती करो, सभी जातियों, वर्गों, समुदायों और समूहों को आबाद बढ़ाना चाहते हैं। बहुत लोगों के ठेहुना से अगर गरीबों के लिए आंसू बह रहे हैं तो ठीक है, आबादी के अनुपात में सभी वर्ग हिस्सेदारी दिया जाए और सबों की हिस्सेदारी में से 50% मेरिट पर और 50% गरीबी के आधार पर उनको सेलेक्ट किया जाए। यह नियम किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। इसी में एक है और भारत का कल्याण है और भी लोग खुशहाल होंगे तो भारत हर तरह से मजबूत होगा, स्वच्छ और दुनिया में ताकतवर बनकर उभरेगा। इसलिए आइए हम और आप तमाम मिल करके आपस के भेदभाव को भुला करके
हम लोग एकजुट हो और एकजुट हो करके अपने लिए संघर्ष करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समझिए कि कब तक यह मत्स्य न्याय इस देश में चलता रहेगा, इसको समाप्त करना होगा। अब समय भी 7:15 7:15 हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक बात और कह करके अपनी कि हमेशा समझिएगा आरक्षण कोई चीज़ नहीं, रिप्रेजेंटेशन। हम लोग 1935 का इंडिया एक्ट पढ़िएगा, 1919 का इंडिया एक्ट पढ़िएगा, तो उसमें प्रतिनिधि सभा की हम मांग करते थे। प्रतिनिधि सभा, संसद क्या प्रतिनिधि सभा है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे जब संसद एक जो देश का हर व्यक्ति, समाज उसमें अपना चेहरा देखना चाहता है, और जब संसद में अपने समाज के व्यक्ति का चेहरा यानी उसको है, समाज का मनोबल बढ़ वह प्रफुल्लित होता है। और इसलिए हम चाहेंगे कि इस प्रतिनिधि सभा में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये गलती और ओबीसी की नासमझी की वजह से आज तक ओबीसी का संसद में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जीवन के हर क्षेत्र में सबको मिलना चाहिए। ऐसे होगा कि 5 भाई हैं और 3 भाई को दे दिया जाए और 2 भाई मिल करके, ये मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय माने जंगल राज। जंगल राज माने जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो पावरफुल है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके दूसरे का हिस्सा हड़प करके खाता रहे। यही है मत्स्य न्याय। मछली छोटी बड़ी, बड़ी मछली छोटी मछली को लिलती जाती है। तो हम आपसे, आप तमाम भारतवासियों से आग्रह करेंगे, और खासकर SC ST OBC भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में, सरकारी हो या गैर सरकारी, हर क्षेत्रों में आप अपने अधिकार को लेने के लिए एक बार खड़े होइए। हम अपने सवर्ण भाइयों को भी कहना चाहेंगे कि वो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, हमें चिंता आज इस बात की नहीं है पिछड़ों पर जुल्म ढा रहे हैं, हमें चिंता उस दिन की है कि जिस दिन यह दलित पिछड़ा अपने हक और अधिकार को जो संविधान में से उसे मिले हैं समझ जाएगा, उस दिन आपका क्या होगा। इशारा काफ़ी है। हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, भारत की महान डेमोक्रेसी की हम पूजा करते हैं। हमें उस दिन बहुत खुशी हुई थी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में प्रवेश के पहले अपनी संसद की सीढ़ियों पर अपना माथा टेके थे। हम लोग उस वक्त देख रहे थे, बड़ी खुश हुए थे। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सांसद ने मुंह अपने माथा को संसद की सीढ़ी पर नहीं टेका था। प्रधानमंत्री जी टेक करके देश को कहना चाहते थे कि इस प्रतिनिधि सभा में आज हम प्रधानमंत्री बनकर जा रहे हैं सबका न्याय, और इसीलिए तो नारा दिया था सबका न्याय सबका विकास का नारा करते हुए मैं एक बार और तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, माँ चनवार साहब को, कि ये मौका हमने दिया। सबसे बड़ी बात, मैं अपने गुरु कहिए ये डॉक्टर मनराज शास्त्री को भी सलाम करता हूं कि इस हर कार्यक्रम में वो शरीक होते हैं और सबका मनोबल बढ़ाते रहने का वो काम करते हैं। उनको भी सलाम।